गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, जिसमें हमने कुछ सेक्शन के बारे में जाना था, जिसमें गांव, नजूल भूमि, भू अभिलेख अधिकारी। उसी क्रम में आज आगे धारा 4 जो भू राजस्व अधिनियम 1956 की जो धारा 4 है, वो राजस्व बोर्ड के गठन और उसकी स्थापना के बारे में बताती है। जो हमारा अध्याय 2 है राजस्व बोर्ड, यह धारा 2 से 14 तक में कवर होता है। इसमें कुछ सेक्शंस जो धारा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इनमें अलग अलग सेक्शन में अलग अलग बातें बताई गई हैं। जैसे हम धारा 4 की जब हम बात करते हैं तो राजस्व बोर्ड की संरचना और स्थापना के बारे में यह हमें यह बताती है कि बोर्ड की जो संरचना है वो किस प्रकार होगी। मतलब जो राजस्व बोर्ड होगा वो कितने होंगे राजस्थान में, एक राजस्व बोर्ड होगा। ध्यान दें, धारा 4 हमें यह बताती है कि राजस्थान के लिए एक राजस्व बोर्ड की स्थापना की जाएगी, जिसे इसमें और इसके पश्चात बोर्ड के रूप में निर्देशित किया जाएगा। जहां भी बोर्ड नाम, बोर्ड शब्द आएगा, उसका अर्थ हमें यह लगाना होगा कि जो धारा 4 में स्थापित है वह राजस्व बोर्ड है, उसी से इसका अभिप्रेत है। धारा 4 बोर्ड में एक अध्यक्ष और कम से कम 3 और अधिकतम 20 सदस्य होंगे। एक चेयरपर्सन होगा, मेंबर जो होंगे 3 या अधिकतम 20 मेंबर्स इसमें शामिल होंगे। आगे जब देखें तो इनकी जो नियुक्तियां होंगी सदस्यों की, राजपत्र में अधिसूचना जारी करके इनकी नियुक्तियां की जाएंगी। राज्य सरकार बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्ति के पात्र रखने वाले व्यक्तियों का अर्हताएं, नियुक्ति के लिए उसके चयन का तरीका और उनकी सेवा की शर्तें विहित करेगी। परंतु बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्ति की पात्रता रखने वाले व्यक्तियों की जो योग्यता है वो सरकार द्वारा विहित की जाने और नियुक्ति की जाने तक उनकी अर्हताएं वही होंगी जो उपधारा 4 की राजस्व भू राजस्व संशोधन अध्यादेश 1969 के प्रारंभ से तुरंत पहले थी। आगे देखें तो अध्यक्ष या सदस्य की मृत्यु, पदत्याग, नियुक्ति के अवसान या पर्यावसान व अस्थायी अनुपस्थिति के कारण यदि कोई रिक्ति हो जाती है तो बोर्ड का गठन अविधिमान्य नहीं होगा। मृत्यु या अन्य स्थिति में बोर्ड जो है बिल्कुल लीगली रहेगा, इलीगल या असंवैधानिक या अविधिमान्य नहीं होगा। इसी क्रम में धारा 5 हम बात करते हैं सदस्यों की सेवानिवृत्ति के बारे में बताती है। बोर्ड के समस्त सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल का जो प्रसाद पर्यंत है, राज्यपाल की जो इच्छा है, राज्यपाल की जब तक उनके राज्यपाल के प्रति कर्तव्यनिष्ठ है तब तक वो बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित और नियुक्त सेवानिवृत्त नहीं होंगे। आगे जब हम देखते हैं धारा 6 बैठक, इसकी जो बैठक है वही राजस्व बोर्ड का मुख्यालय अजमेर में होगा, किंतु राज्य सरकार के सामान्य और विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए बोर्ड अपनी बैठकें और जो स्थान है राज्य सरकार जैसे तय करे नियत कर सकेगी, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर रहेगा वह अजमेर रहेगा। स्पष्ट धारा 6 में इस बात को उल्लेखित कर दिया गया है। धारा 7 राइट हैंड में जब हम पढ़ते हैं बोर्ड के में, धारा 7 में यह अनुसूचित अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान बताती है। धारा 7 में यह कहा गया है कि बोर्ड के लिए रजिस्ट्रार और ऐसे अन्य अनुसूचित अधिकारी नियुक्त किए जा सकेंगे जो इस अधिनियम द्वारा या किसी अन्य अधिनियम, नियम, आदेश या उसके अधीन शक्तियों के प्रयोग या कर्तव्यों को पालन करने के लिए आवश्यक हो। धारा 8 बोर्ड की शक्तियों के बारे में बताई है। इसमें यह कहा गया है कि इस अधिनियम के या अन्य बंदों या राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं या किसी अन्य प्रबंध विधि के बंदों के अधीन रहते हुए बोर्ड राजस्थान में अपील, पुनरीक्षण और निर्देश का सुप्रीम कोर्ट माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट होगा यह किस मामलों में, जो राजस्थान टेनेंसी एक्ट है उसके मामलों या अन्य विधि के अधीन जो मामले हैं उनकी अपील, पुनरीक्षण और निर्देश का उच्चतम न्यायालय, उच्चतम राजस्व न्यायालय होगा। परंतु उन समस्त मामलों में जिनमें उनके संबंध में ऐसा कोई संदेह या विवाद हो गया है
जो किसी सिविल या राष्ट्र न्यायालय की अधिकारिता का अवधारण अंतर्मिलित हो तो वो उच्च न्यायालय का विनिश्चय अंतिम होगा और बोर्ड सहित राज्य के समस्त सिविल और राजस्व न्यायालयों पर बाइंडिंग फोर्स रखेगा। उपधारा 1 में वर्णित शक्तियों के साथ साथ बोर्ड ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे राज्य सरकार द्वारा समय समय पर सौंपी जाए या इस अधिनियम या तत्समय प्रदत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन बोर्ड को प्रदत्त की जाए या उस पर निरूपित किए जाए। यह इसकी धारा जो 8 है हमें शक्तियों के बारे में अच्छी तरह से विस्तृत विवेचन करके हमें बताती है। इसी क्रम में धारा 9 जो अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों पर सामान्य अधीक्षण के बारे में प्रावधान करती है वह यह बताती है कि इस अधिनियम या अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए राजस्व न्यायालयों या समस्त राजस्व अधिकारियों पर सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण बोर्ड में निहित होगा और ऐसे समस्त न्यायालय या अधिकारी उसके अधीनस्थ होंगे। मतलब जो धारा 9 है हमें अधीनस्थता बताती है कि जो भी अधीनस्थ कर्मचारी हैं राजस्व बोर्ड के वो सब राजस्व बोर्ड के सामान्य अधीक्षण में नियंत्रण में रहेंगे और वो उसके अधीन रहेंगे। धारा 10 जो हमें अधिकारिता के बारे में बताती है वह यह कहती है कि बोर्ड की अधिकारिता किस प्रकार प्रयोग में लाई जाएगी। देखें इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन या संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग में तत्समय प्रबंध किसी अन्य विधि या अधिनियम द्वारा जैसा निदा उपबंधित है वो छोड़कर निमित्त बनाए गए किसी भी नियमों के अधीन रहते हुए बोर्ड की अधिकारिता का प्रयोग बोर्ड के अध्यक्ष या किसी भी सदस्य द्वारा एकल रूप में बैठे हों या 2 या अधिक सदस्यों से मिलकर बनी कोई बोर्ड की किसी न्यायपीठ द्वारा किया जा सकेगा। लेकिन एकल सदस्य के विनिश्चय से व्यतीत किसी पक्षकार को एकल सदस्य के विनिश्चय की तारीख से 1 माह के भीतर बोर्ड के 2 या अधिक सदस्यों से मिलकर बनी न्यायपीठ को विशेष अपील करने का अधिकार होगा यदि वह सदस्य जिसने निर्णय दिया गया था और यदि निर्णय देने वाला सदस्य बोर्ड से संबंध नहीं रहे तो अन्य सदस्य ने घोषित कर दे कि मामला अपील किए जाने योग्य है। इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए अध्यक्ष बोर्ड के कार्य का वितरण कर सकेगा, बोर्ड की अधिकारिता के ऐसे क्षेत्रीय या अन्य विभाजन कर सकेगा जैसा कि वह ठीक समझे। इसी क्रम में धारा जो 11 है न्यायपीठ को निर्देशित करने की शक्ति। बोर्ड का अध्यक्ष या कोई भी सदस्य जो किसी मामले या कार्रवाई को निपटाने के लिए एकल रूप में बैठता है किसी विधि या विधि का बल रखने वाले किसी रूढ़ि के प्रश्न को या ऐसे मामले में कार्रवाई में किसी दस्तावेज के अर्थान्वयन के किसी भी प्रश्न को जो उसके सम्मुख उत्पन्न हो गए हैं या उसे समझे जो तो लेखन द्वारा अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से न्यायपीठ की राय के लिए निर्देशित कर सकेगा और उस मामले या कार्रवाई को ऐसी राय के अनुसार निपटा सकेगा। मतलब धारा 11 को अगर हम समझे तो जब बोर्ड के समक्ष कोई ऐसा मामला आता है जहां किसी विधि या विधि का बल रखने वाले कोई रूढ़ि का प्रश्न है, न्यायपीठ को जब वो मामला निर्देशित किया जाएगा कि रूढ़ि कोई आ रही है जो विधि का बल रख रही है, विधि का बल जिसमें है रूढ़ि है या कोई ऐसी बात आ गई है जिसमें अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है या विधि या विधि का प्रश्न है, ऐसे मामले में कार्रवाई की दस्तावेज की यदि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसका इंटरप्रिटेशन आवश्यक है तो वह ऐसी राय जानने के लिए न्यायपीठ को उसको रेफर कर देगा। आगे धारा 12 है उच्च न्यायालय को प्रश्न निर्देशित करने की शक्ति पढ़ते हैं। जहां धारा 11 है किसी मामले को राजस्व बोर्ड को पूर्ण पीठ या 2 से अधिक सदस्यों की पीठ को नियुक्त किए जाने के बारे में बंद करती है, वही धारा 12 है हाई कोर्ट को नियुक्त किए जाने वाली व्यवस्था करती है। इसमें विधि या विधि का बल रखने वाले किसी रूढ़ि का प्रश्न अंतर्मिलित है या किसी दस्तावेज का इंटरप्रिटेशन अंतर्मिलित है, ऐसे प्रश्न सार्वजनिक महत्व का है उस पर हाई कोर्ट की राय प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है। यदि उच्च न्यायालय ऐसे किसी निर्देश पर सुनवाई के पश्चात अपनी राय अभिलिखित करता है तो वह उस मामले का निश्चय उसी अनुसार करेगा। धारा 13 जब मामलों में या मतभेद हो जाता है तब उनका कैसे निश्चय किया जाएगा इसके बारे में प्रावधान वर्णित करती है। यदि कोई मामला बोर्ड की किसी न्यायपीठ द्वारा सुना जाता है तो ऐसे मामले का विनिश्चय उसकी सुनवाई करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा। नंबर 2 जहां किसी मामले में दिए जाने वाले आदेश के संबंध में मतभेद रखने वाले सदस्यों की संख्या समान हो तो ऐसा मामला अन्य सदस्यों को निर्देशित किया जाएगा और ऐसे सदस्यों के सम्मिलित करते हुए सदस्यों के बहुमत के आधार पर विनिश्चय किया जाएगा। धारा 14 रखे जाने वाले रजिस्टर। बोर्ड ऐसे रजिस्टर पुस्तकें और लेखे रखवाएगा जो उन्हें चालू रखवाएगा और कार्य संचालन के लिए विहित किए जाए या आवश्यक समझे जाए। आज के लेक्चर्स में हमने पूरा राजस्व बोर्ड का गठन, संरचना, अपील, निर्देश, डायरेक्शन, अधिकारिता
उसका पावर साबित उसे जाना, विश्लेषण किया, पढ़ा, समझा और इसी क्रम को आगे जारी रखते हुए अगले जो लेक्चर्स हैं उसमें नेक्स्ट समझते हैं।